गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। मैं धनंजय सिंह आज आप लोग के साथ सामान्य अध्ययन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इतिहास, उसके संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। और जिसमें सबसे पहले आई हैव डिसाइडेड टू बिगिन दिस क्लास विथ मॉडर्न इंडिया। हम लोग आधुनिक भारत से क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मॉडर्न इंडिया शुरू करने से पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि जीएस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। यदि हम पिछले वर्षों का बीपीएससी का और यूपीएससी का जो भी है, यदि हम इनका सिलेबस देखते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग 50% क्वेश्चन जो है दे आर सर्टेनली फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, वह आधुनिक भारत से संबंधित होता है। एटलीस्ट नॉट लेस देन 50%। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि प्री एग्जाम में यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास विषय से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉट लेस देन 50% क्वेश्चन आर फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, यानी 50% से नीचे क्वेश्चन आधुनिक भारत से नहीं होते। तो सर्टेनली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, निसंदेह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टू फोकस ऑन मॉडर्न इंडिया इन ए बेटर वे, यानी कि आधुनिक भारत का हमें बेहतर ढंग से तैयारी करना होगा। ठीक है। दूसरी बात कि बच्चों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है। आप देखेंगे कॉमन जो है ये फिनोमेना है कि हम जब प्री की बात करते हैं, यानी जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में पहले से बैठा होता है कि केवल हमें फैक्चुअल नॉलेज को इकट्ठा करना है, यानी हमारे पास केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही होना चाहिए। इसको ही हम मान लेते हैं कि यह प्री का प्रिपरेशन है। लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं, यह सही नहीं है। इट इज टोटली अनवाइज। यह बुद्धिमानीपूर्ण जो है तैयारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कॉमन सी बात है कि यदि आप स्टोरी को याद करने का प्रयास करते हैं और स्टोरी को उसके अंदर जो फैक्ट है, जो तथ्य है, उसको कहानी से लिंक करते हैं, ये मान लीजिए फैक्ट है, तथ्य है, और ये है कंसेप्ट जिसको हम अवधारणा कहते हैं। यदि हमारे पास तथ्य में, अवधारणा में कोई तालमेल नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है, तो हम फैक्ट्स को लंबे समय तक रिटेन नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होते हैं। दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर कंसेप्ट। उन प्रश्नों के पीछे भी कोई न कोई अवधारणा काम करता है। सो आई मीन टू से कि वी मस्ट कमांड ओवर बोथ फैक्ट्स एंड दी कंसेप्ट so that we can make a better story, ताकि हम एक बेहतर कहानी बना सकें। और वह कहानी हम बनाने में सफल हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि वह लंबे समय तक आपके साथ रहता है, कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है। इसलिए मेरा पूरा प्रयास होगा नॉट ओनली डिस्प्ले द फैक्ट्स बट ऑल्सो डिस्प्ले द कंसेप्ट बिहाइंड ऑल दोज फैक्ट्स। इसलिए मेरा प्रयास होगा कि क्लास के अंतर्गत जो भी हम लोग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें दोनों चीजों पर हम फोकस करेंगे। नंबर एक कि रेलिवेंट फैक्ट्स क्या है, और साथ ही साथ
उस तथ्य के पीछे कहानी क्या है, उसके पीछे कंसेप्ट अवधारणा क्या है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले आधुनिक भारत से क्लास को शुरू करते हैं और हम दोनों काम करेंगे। नंबर 1 कि जहां जहां से क्वेश्चंस आ सकता है या आए हुए हैं उनके ऊपर भी हमारा विशेष फोकस होगा, और साथ ही साथ जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जिन घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि आप उन घटनाओं से वाकिफ हो जाएं, और केवल ऐसा नहीं कि वाकिफ हो जाएं, वह घटना लंबे समय तक आपके दिमाग में रिटेन हो। ओके, सो लेट अस बिगिन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले पहला चैप्टर से क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, यदि आप एनसीईआरटी देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बेहतर कोई बुक है ही नहीं। वैसे तो बहुत सारे बाजार में नोट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग बुक्स मिल जाएंगे, लेकिन अमॉन्ग देम एनसीईआरटी इज द बेस्ट। इट इज द बैकबोन ऑफ योर प्रिपरेशन। सो ऑलवेज डिवोट योर सेल्फ ऑन एनसीईआरटी, because once you go through NCERT and you command over NCERT, you are not required to go through any other books. NCERT के अलावा आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि आप NCERT को एक बार, ट्वाइस, थ्राइस, यानी जब तक आपको चीजें समझ में आ नहीं जाती है तब तक आपको NCERT पढ़ते रहना है। ओनली बुक, केवल एकमात्र किताब। तो आई वुड लाइक टू फॉलो एनसीईआरटी इन दिस क्लास। मेरा उद्देश्य होगा कि इस क्लास में जो भी हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसमें हमारा मापदंड जो होगा एनसीईआरटी होगा। और एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कमर्शियल कंपनीज इन इंडिया। यानी भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ये हमारा चर्चा का, हमारा डिस्कशन का पहला टॉपिक होगा। और आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन पर प्रकाश डालेंगे, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, और काफी इजी भी है। ठीक है, तो आइए हम इस अध्याय को हम चर्चा करते हैं। एक बात यहां ध्यान देना है कि इस अध्याय में बेसिकली होता यह है कि बहुत सारे आप नोट्स पढ़ेंगे या आप खुद ही पढ़ते होंगे, तो बस हम लोग शुरू कैसे करते हैं कि भारत में पुर्तगीज कंपनी, डच कंपनी, इंग्लिश कंपनी और डेनिश कंपनी और इसके बाद फ्रेंच कंपनी, ये सारी कंपनियां जो है यहां की सारी कंपनियां भारत में आई व्यापार करने के लिए। जनरली हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं। ये ठीक है कि हमें फोकस प्री एग्जाम पर करना है, लेकिन प्री एग्जाम के साथ ही साथ प्री एग्जाम में बेहतर करने के लिए यू मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ टच लाइक मेंस एग्जामिनेशन।
थोड़ा सा आपको इसमें मेंस का तड़का लगाना होगा, थोड़ा सा इसमें आपको मेंस तरह के टच देना होगा, तभी स्टोरी बनेगी और तभी जो आप पढ़ेंगे वह आपके दिमाग में उतर जाएगी और लंबे समय तक विद्यमान रहेगी। अन्यथा तूफान की तरह आएंगे, ये पढ़ेंगे आप, अब पता लगा कि बारिश के दिन में देखते नहीं है, अचानक बरसात शुरू हो जाता है और 10 मिनट के बाद फिर धूप निकल आता है। तो ऐसा हमें प्रिपरेशन नहीं करना है, हमें एक साइंटिफिक मेथड के तहत ही प्रिपरेशन करना होगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि जब इस चैप्टर को हम पढ़ें तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड को समझना होगा। और मेरा बैकग्राउंड ये है कि जब इस हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इस सवाल का उत्तर खोजेंगे। अब कितना समय लगेगा? केवल 5 मिनट का समय लगेगा। 5 मिनट के मेहनत में हम एक सफलता ये प्राप्त करेंगे कि कहानी बनाने का एक बैकग्राउंड हम दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, द बैकग्राउंड ऑफ the coming of European companies in India, यानी भारत में सिंस 15th सेंचुरी यानी कि 1498 जब पहली बार वास्को द गामा ने भारत का यात्रा किया था, तो उसके बाद लगातार कोई न कोई कंपनी यूरोप से भारत में व्यापार करने के लिए आती रही। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है कि आखिर इन कंपनियों के पीछे हालात क्या था, बैकग्राउंड क्या था, वो कौन से फैक्टर्स थे, वो कौन से कंडीशंस थे जिसके वजह से यूरोपीय कंपनियों का भारत की ओर आगमन शुरू हुआ। अचानक तो हुआ नहीं होगा। देयर मस्ट हैव बीन सम रीजन बिहाइंड देयर कमिंग टू इंडिया। उनके भारत में आने के पहले, आने के पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो लेट मी फर्स्ट टेल यू the different conditions of Europe, the different events of Europe, which collectively compelled or motivate all these companies, all these nations to send their company towards the Asian nation, the eastern countries of the world. अब हम चाहेंगे कि उन सारे कारकों पर प्रकाश डालें जिनके वजह से इन देशों की कंपनियों का एशियाई मुल्क में यानी पूर्वी दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए आगमन शुरू हुआ। तो लेट मी टेल यू वन बाय वन। देखिए, पहला है कि कमर्शियल डेवलपमेंट इन यूरोप। इन सभी कारकों पर हम फोकस करेंगे। फर्स्ट लेट मी राइट डाउन, इसे लिख लेते हैं, फिर हम फोकस करेंगे। दूसरा है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज
Number 3, science and technological development और चौथा है राइज ऑफ नेशन स्टेट और पांचवा फैक्टर है डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से आप देखेंगे कि जिनके वजह से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हुआ। तो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन इन ब्रीफ, क्योंकि आप देखोगे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं जिसमें क्वेश्चन कर सकता है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें। भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार करें और मान लो उसमें 4 कथन है, 4 ऑप्शन है, इसी को बना दिया A, B, C, D, E और कह दिया कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यदि आपको स्टोरी याद रहेगा तो आप विकल्प का चयन बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और दूसरी बात कि 15वीं सेंचुरी से भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन का दौर शुरू हुआ, उसके पीछे का बैकग्राउंड को समझने में भी आपको सहूलियत मिलेगी, एक स्टोरी बनेगा। तो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन अबाउट ऑल दोज रीजन्स विच वेयर बिहाइंड द कमिंग ऑफ ऑल दीज कंपनीज टू इंडिया सिंस द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। ठीक है, उसमें पहला है कि कमर्शियल डेवलपमेंट इन यूरोप। आप देखोगे कि जब यूरोप में सामंतवाद का पतन होने लगा, सामंतवाद का मतलब है फ्यूडलिज्म, जब यूरोप में सामंतवाद का पतन होने लगा तो उसके बाद आर्थिक विकास की क्रिया पुनः शुरू हो गई, यानी व्यापार और वाणिज्य का विकास शुरू हो गया, ट्रेड कॉमर्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया। ठीक। नंबर 2, So what is the meaning of feudalism? Feudalism means it was a kind of socio-economic system based on the land. In this system, there was absence of central power, means king was not strong. So the political power came to be confined in the hand of all the feudal lords, who were the master of lands. Means it was a symbol of political decentralization. And secondly, in feudal system, land becomes important. Lands become the base of whole economy. And so the person who is having land, who is supposed to be the real master. Okay? And this feudal system is supposed to be the basic features of the medieval age, both in Europe and India.
ये दोनों जगह था सामंतवाद, इंडिया के अंदर भी था और यूरोप के अंदर भी था। इसमें लैंड जो होता है, भूमि जो होता है, वह अर्थव्यवस्था का आधार बन जाता है, और जिसका भूमि पर अधिकार होता है तो मान के चलिए कि पॉलिटिकल पावर भी उसी के हाथ में होता है। कारण कि जब आपके पास धन नहीं रहेगा तो फिर आप ब्यूरोक्रेसी कहां से बनाएंगे, आप आर्मी कहां से बनाएंगे, और जब दोनों नहीं होगा तो आपका पॉलिटिकल पावर स्ट्रेंथन कैसे होगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे बच्चों कि मेडाइवल एज में जो फ्यूडलिज्म है वह पॉलिटिकल, वह इकोनॉमिक, वह सोशल जो सिस्टम है उसका बेसिक फीचर माना जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इट इज ए क्लोज सिस्टम, ये पूरा बंद व्यवस्था है जिसका बाहर से कोई संपर्क नहीं होता है। आप देख नहीं रहे हो, जब तक ये रहा तब तक ट्रेड कॉमर्स काफी डेवलप नहीं रहा, ट्रेड कॉमर्स लोकल रहा। लेकिन जैसे फ्यूडल सिस्टम खत्म हुआ तो ट्रेड कॉमर्स स्टार्टेड वंस अगेन डेवलपिंग, ठीक है। तो आई सपोज कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। यस सर। यस, मे आई प्रोसीड? यस सर। मे आई प्रोसीड? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, थैंक यू। हाँ, देखिए, तो बच्चों ध्यान देना कि सामंतवाद के पतन के बाद एक बार फिर ट्रेड कॉमर्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। जब ट्रेड कॉमर्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसके लिए हमारे पास मॉनेटरी सिस्टम का होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि मुद्रा व्यवस्था का भी डेवलपमेंट शुरू हो गया। जबकि आप देखोगे कि फ्यूडल सिस्टम में मुद्रा का प्रचलन बहुत कम हो जाता है। इन फ्यूडलिज्म द होल इकोनॉमिक बिहेवियर is based on barter system. What? Barter system. Barter system का मतलब होता है लेन देन करना, यानी कि हमने कुछ आपको दिया, हमने आपको मोबाइल दिया, आपने मुझे वॉच दिया, घड़ी दे दिया, तो दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। एंड दिस सिस्टम वॉज इन फैशन ड्यूरिंग द एज ऑफ feudalism. But once feudalism came to decline and trade and commerce started developing, again economy came to be based on coins, I mean monetary system. तो ये सबसे पहला बैकग्राउंड है जिसने यूरोपीय कंपनियों को भारत की ओर आगमन के लिए मोटिवेट किया। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, जिसको हम कहते हैं भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज समझने के लिए हमें दो घटनाओं पर विशेष फोकस करना होगा। दो क्या, तीन घटनाओं पर विशेष फोकस करना होगा। पहला है डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हिंदी में हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं। पहला घटना ये। दूसरा घटना है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान तकनीकी का विकास। और तीसरा घटना है जिसको हम अंग्रेजी में रेनेसा कहते हैं, यानी कि पुनर्जागरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी एक्सप्लेन कि जो भौगोलिक खोजों का दौर शुरू हुआ, इंडिया खोजा गया, अफ्रीका का खोज हुआ, ऑस्ट्रेलिया खोज हुआ, आपका अमेरिका खोज हुआ, तो इन सारे खोजों के पीछे बैकग्राउंड क्या था और किस तरह से भौगोलिक खोजों का यह भारत में आने वाली कंपनियों से उनका संबंध है। भाई इन दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध तो है ही। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि आखिर भौगोलिक खोजों का इन कंपनियों के आगमन से क्या संबंध है। देखिए,
आप देखोगे कि फ्रॉम 14 टू 16 सेंचुरी, ठीक है, 14 से लेकर 16 सेंचुरी के बीच में यूरोप के अंदर एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हुआ जिसको हम रेनेसा कहते हैं। यूरोप में एक घटना हुआ जिसको हम कहते हैं रेनेसा, हिंदी में हम कहते हैं पुनर्जागरण कहते हैं। अब यहां पर पुनर्जागरण पर हम केवल एक ब्रीफ आपको हम एक फोकस देते हैं ताकि क्लास बहुत इनलार्ज ना हो। आप ऐसे जानिए कि रेनेसा जो है एक मेंटल रेवोल्यूशन का नाम है, जिसको हम बौद्धिक क्रांति कहते हैं, जिसको हम मानसिक क्रांति कहते हैं। और इस क्रांति के द्वारा रीजन, साइंस, एक्सपेरिमेंट, इन सब का महत्व बढ़ गया। रीजन का मतलब तर्क, विज्ञान, प्रयोग, इन सब का महत्व बढ़ गया। यानी मैन बिगेन टू डिसाइड एवरीथिंग नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फेथ एंड कन्विक्शन, रादर मैन डिसाइडेड एवरीथिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। मीन्स तर्क के माध्यम से मानव चीजों को स्वीकार करने लगा और अस्वीकार करने लगा। मीन्स वी पीपल बिकेम क्रिटिकल, हमारे दिमाग आलोचक हो गए। हम किसी चीज को मानने के पहले हम पहले देखते थे कि यह तर्क के माध्यम से सही है कि नहीं। अब देखिए क्या होता है। इस रेनेसा ने साइंस को प्रमोट किया, रेनेसा ने साइंस को प्रमोट किया और साइंस ने तकनीकी को प्रमोट किया। इट प्रमोटेड टेक्नोलॉजी, और जिसका परिणाम हुआ कि वी पीपल डिस्कवर्ड सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों ने कुछ विशेष औजारों का, कुछ विशेष यंत्रों का हमने खोज कर लिया, जैसे कंपास। कंपास का मतलब होता है कि इसको हम दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, इसको हम दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। अब इसके माध्यम से हमारे लिए नेविगेशन करना हमारे लिए सुगम हो गया कि भाई हम किस दिशा में जा रहे हैं। अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका किस दिशा में है। यानी जो सेलर है, जो नाविक है, उसको इस यंत्र से बहुत ही फायदा मिला। पहले बेचारे को पता नहीं चलता था यार समुद्र में हर जगह पानी ही दिखाई दे रहा है, अमेरिका किधर है। सोचो, वो चला था इंडिया खोजने, कोलंबस, और चला गया अमेरिका, है ना। तो ये सबसे हमारे लिए लैंडमार्क जो है डिस्कवरी था कि वी डिस्कवर्ड कंपास, नंबर 1। नंबर 2, जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो हमने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी हमने प्रोग्रेस किया, जिसको हम कहते हैं जहाजरानी उद्योग कहते हैं, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं जहाजरानी उद्योग। यानी लंबे लंबे दूरी तय करने के लिए अब हम बेहतर जहाजों का निर्माण में भी हम सक्षम हो गए कि वी कैन ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम पुर्तगाल, फ्रॉम हॉलैंड, एंड विदाउट ए साउंड शिप दिस इज नॉट पॉसिबल। अब सोचिए कि छोटी से नाव को लेकर के वास्को द गामा कैसे आ सकता था। तो लंबा दूरी तय करने के लिए यू मस्ट हैव ए साउंड शिप,
And this became possible because of development in science and technology. यह संभव इसलिए हुआ क्योंकि हम विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में विकास किए, और विज्ञान का डेवलपमेंट इसलिए हुआ बिकॉज वी विटनेस्ड विथ रेनेसा, क्योंकि हम रेनेसा के दौर से गुजरे। जब रेनेसा के दौर से गुजरे तो हमारा दिमाग क्रिटिकल हो गया, इनोवेटिव हो गया, है ना, डिस्कवरी ओरिएंटेड हो गया, और तब जाकर के हमने ये काम किया। दो चीज। तीसरा चीज है बच्चों, आप देखोगे, जिसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी का मतलब होता है कि द साइंस ऑफ मैपिंग, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैपिंग, यानी मानचित्र बनाने का तकनीकी, इसको भी हमने डेवलप किया, कार्टोग्राफी। यानी कि मान लीजिए हमने कोई यात्रा किया, हम अटलांटिक से चले, अटलांटिक से चल करके हम आए केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका का सबसे एक्सट्रीम साउथ है। तो आप सोचो कि अटलांटिक से लेकर और केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने का जो मार्ग है उसको हमने मैपिंग कर दिया कि हम कैसे यहां से पहुंचेंगे, कैसे हम पहुंचेंगे यहां से। ये अफ्रीका है, हम कैसे पहुंचेंगे, ठीक है ना। ये आपका यूरोप है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, हम चले कैसे, है ना। तो इसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। जिससे फायदा क्या हुआ कि मेरे बाद कोई भी नाविक यदि उस मार्ग से जाना चाहता है तो दिस कार्टोग्राफी कुड हेल्प देम। इस मानचित्र बनाने के तकनीकी से उसको फायदा हो सकता है ना। तो दिस ऑल्सो प्लेड ए डिसाइसिव रोल इन नेविगेशन ऑफ वास्को द गामा। वास्को द गामा का जो नेविगेशन हुआ, हिस्टोरिक नेविगेशन था, उस नेविगेशन में इस कार्टोग्राफी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक आपका एक पॉइंट हो गया, एक नया पॉइंट हो गया। अब मैं एक और नया पॉइंट लेता हूं। देखिए बच्चों, एक और नया पॉइंट यह है कि एक प्लेस है जिसको हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। हिंदी में उसे हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं। नाम बहुत ही खतरनाक है, बहुत बड़ा नाम है ना। इसका उच्चारण काफी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। ये आज के डेट में, आज के तारीख में, यह तुर्की का एक जगह है जिसको इस्तांबुल कहते हैं। आज ये जगह जो है, सॉरी,